अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक्स के पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक आ गया है और उसकी वजह ये है कि जून में बजट आए। बजट के ऊपर हमने दो प्रोग्राम किए, एक वफाकी बजट पे किया जून में और फिर जुलाई में एक हमने किया सूबाई बजट थे उनके ऊपर। ख़ास तौर पे कोविड के तनाजुर से सूबाई बजट पे फोकस किया काफ़ी ज़्यादा, और वो क्योंकि काफ़ी एक्सटेंसिव था सेगमेंट अली अनसेंसर्ड में जो हमने किया अली आफ्ताब साहब के साथ, तो वो तकरीबन को घंटे से ज़्यादा की दोनों डिस्कशंस थी, घंटे डेढ़ घंटे की, तो उसमें काफ़ी कुछ कवर हो गया था। तो दूसरा थोड़ा सा सुस्ती भी थी। आई थिंक ये कोविड ने लोगों को सुस्त भी कर दिया है। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ क्योंकि अब काम शाम दोबारा थोड़े शुरू हो रहे हैं तो उसका भी थोड़ा सा प्रेशर था। लेकिन बहरहाल हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम जिन चीज़ों पर बात करेंगे उसमें सबसे पहली चीज़ तो है कि हमने, जैसे आपको याद होगा, जब वैसे तो हम ये बात काफ़ी अर्से से कर रहे हैं कि इवेंचुअली चीज़ें उस डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन कोविड के बाद हमने कहा था कि कोविड के बाद एक नया फाइनेंशियल ऑर्डर मोस्ट लाइकली इस्टेब्लिश होगा, और अब कुछ नज़र ऐसे आ रहा है कि गालिबन उसके खदोखाल जो हैं वो कुछ कुछ वाजे होना शुरू हो गए हैं। तो हम थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं, आगे क्या हो सकता है, क्या तवक्कुआत हैं, और दूसरा ये प्रोसेस जो है इसमें कौन सी चीज़ें हैं जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है एज इंडिविजुअल भी और पाकिस्तान को भी। दूसरी बात जिस चीज़ पे हम करेंगे वो है कि हुकूमत के जो माशी आशारिये हैं इस वक्त मईशत के, उसके हवाले से कुछ दावे सामने आए हैं, तो हम उनकी हकीकत को देखने की कोशिश भी करेंगे। और अगर हमारे पास कुछ वक्त हुआ उसके बाद भी तो हम थोड़ी सी बात आज भारत की मईशत पे भी करेंगे, और अगर वक्त ना हुआ हमारे पास तो फिर लाइकली हमें उसको अगले किसी पॉडकास्ट के लिए उठा रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले, जैसे हमने पहले कहा था कि जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, इकोनॉमिक ऑर्डर जो है, ये कोविड ने काफ़ी ज़्यादा इसको शेकअप कर दिया है, और अब गालिबन एक नया इक्विलिब्रियम दरकार होगा। वो नए इक्विलिब्रियम के बहुत से खतोखाल हैं जो नज़र आ रहे हैं। मसलन एक चीज़ तो ये है कि चाइना ने हांगकांग के अंदर कुछ नए कवानीन मुतारिफ करवाए जिनका ताल्लुक उनके बकौल सिक्योरिटी से और कोविड की इम्प्लीमेंटेशन, कोविड रिलेटेड जो कानून है उनकी इम्प्लीमेंटेशन से है। लेकिन उसके बुनियाद पर अमेरिका ने चाइना पर, हांगकांग पर कुछ पाबंदियां लगा दी जिससे हांगकांग का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो मुतासर होना शुरू हो गया। अब हांगकांग की एक सिग्निफिकेंस है, इसको समझने की ज़रूरत है। दुनिया में इस वक्त दो बड़ी माशी ताकतें हैं। एक अमेरिका है जो पुरानी बड़ी माशी ताकत है, और नॉमिनल जीडीपी की टर्म्स में अभी भी इसका जो जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा है। और उससे भी बढ़कर ये कि अमेरिका जो है उसका डॉलर जो है वो अभी भी ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। को 2/3 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस अभी भी डॉलर डिनोमिनेटेड ही हैं ग्लोबल ट्रेड के अंदर। दो इसका शेयर श्रिंक कर रहा है। अपने पीक पर ये तकरीबन 90 की दहाई में को तकरीबन 80-81% तक पहुंच चुका था, और उसके बाद से इसका रिवर्सल शुरू हुआ है। और कुछ दूसरी करेंसीज जिनमें बतौर खास यूरो है और अब रिसेंटली रेमनबी है, उन्होंने टेकअप करना शुरू कर दिया है पिछले कुछ 1-2 दहाइयों में ख़ास तौर पर। तो एक तो अमेरिका हो गया, और दूसरा चाइना है जो इस वक्त एक्चुअली दुनिया का इकोनॉमिक पावर हाउस है। इफेक्टिवली अगर आप देखें तो पिछले 2 से 3 दहाइयों में जो ग्लोबल ग्रोथ है उसको चाइना ही ड्राइव करता आया है, और चाइना ही बेसिकली उसको एक्सेलरेट कर रहा है। और आगे भी चलकर तवक्को ये है कि चीन, क्योंकि अब अगर आप परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से देखें जो एक्चुअली ज़्यादा बेहतर मैयर है इकोनॉमी मैयर करने का, तो चीन को 4-5 साल से अब दुनिया की सबसे बड़ी मईशत भी है। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी मईशत का मतलब ये है कि ये इवेंचुअली इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मंडी भी है। और आगे चलते हुए लोगों की जो बेसिकली इवन मुल्कों की मईशतों का इन्हिसार भी इस चीज़ पर होगा कि चाइना की कंजम्पशन जो है वो किस तरह ग्रो करती है, और उसके अंदर दूसरे मुल्कों को और ख़ुद चीन की अपनी सनतों को हिस्सा कैसे मिलता है, और वहाँ पर मार्केट कैसे डेवलप होती है। हांगकांग की सिग्निफिकेंस ये थी कि हांगकांग क्योंकि एक ब्रिटिश कॉलोनी था जो 1997 में मुआहदे के तहत चाइना के हवाले किया गया, चाइना का इलाका था जिस पे ब्रिटेन ने कॉलोनाइज कर लिया था, और फिर 100 साल का मुआहदा हुआ था, 150 साल का, जिसके ख़त्म होने पर इसको हवाले किया गया था वापस चाइना के। चाइना का कब्ज़ा इसके ऊपर बहाल हुआ था, और चाइना ने एग्री किया था कि वो 50 साल के लिए हांगकांग की जो इनफरादी हैसियत है उसको बहाल रखेगा। अब एक जो हांगकांग की सिग्निफिकेंस रही उस ट्रांजिशन के बाद वो ये थी कि क्योंकि चाइना की इकोनॉमी बड़ी तेज़ी के साथ राइज कर रही थी,
और अमेरिका का डॉलर जो था वो दुनिया की डोमिनेंट करेंसी है अभी भी, तब तो बहुत ज़्यादा था 90 की दहाई में। तो हांगकांग बेसिकली दुनिया के उन चंद माशी हब्स में है जो बेसिकली डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रांजैक्शंस की सेटलमेंट के लिए मशहूर हैं। मतलब दुनिया के अगर आप देखें तो सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब अभी भी न्यूयॉर्क सिटी है, उसके बाद लंदन है, उसके बाद एशिया में जो दो बड़े फाइनेंशियल हब हैं वो हांगकांग और सिंगापुर हैं। और आप कह सकते हैं किसी हद तक कि स्विट्ज़रलैंड का ज़्यूरिख ख़ास तौर पर जो डेट सेटलमेंट्स के हिसाब से एक बड़ा ग्लोबल सेंटर है। सिमिलरली फ्रैंकफर्ट है जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेड ऑफिस है, और जर्मनी का भी फाइनेंशियल कैपिटल है एक तरह से। तो ये 6 शहर हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर थे। और हांगकांग की सिग्निफिकेंस ये थी कि एशिया में हांगकांग और सिंगापुर जो थे वो ट्रांजैक्शंस की अल्टीमेट सेटलमेंट के स्पॉट थे। अब एक तरफ चाइना का राइज हो रहा था और दूसरी तरफ हांगकांग चीन के पास वापस आ गया था। तो हांगकांग जो था वो एज कॉन्डुइट इस्तेमाल होता था बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो चाइना के अंदर होती थी। सिमिलरली चाइना की भी जो बैरूनी दुनिया के साथ ट्रांजैक्शन सेटलमेंट्स होती थी वो भी बहुत ज़्यादा उन इदारों के थ्रू होती थी जो हांगकांग में थे। आहिस्ता आहिस्ता चाइना ने इस चीज़ को इंटरनलाइज करना शुरू कर दिया और शंघाई की अहमियत जो है वो बढ़ती चली गई। बट शंघाई जो है वो बुनियादी तौर पर चाइना की इंटरनल फाइनेंशियल मार्केट थी, वो उस तरह इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट नहीं है अभी तक जिस तरह हांगकांग है। अब इन पाबंदियों के बाद गालिबन होगा ये कि चाइना और डॉलर की डी लिंकिंग थोड़ी सी एक्सेलरेट हो जाएगी, और गालिबन चाइना जो है वो इस चीज़ को तकरीबन एटलीस्ट एक दहाई से 2008 के एक फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहा है। उसका बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि वो मुल्कों के साथ बेसिकली बायलैटरल एग्रीमेंट करे ताकि करेंसी स्वैप्स की सहूलत भी मिले। सिमिलरली वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा है कि ख़ास तौर पर वो ममालिक जो उसके पेरिफेरी में हैं, मसलन जनूबी एशिया में, सेंट्रल एशिया में, रूस, इवन जो बेसिकली मशरक़ बईद के ममालिक हैं, सिमिलरली जो अफ्रीका के जो बेसिकली रिसोर्स रिच ममालिक हैं, उनके साथ वो मुआहदे करे जहाँ पर उसको वहाँ के रिसोर्स तक रसाई मिले, उसकी मंडियों तक रसाई मिले, और बदले में चाइना वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और दूसरे इनिशिएटिव्स के लिए उन ममालिक की इमदाद भी करे। अच्छा, अब चाइना का एक और एडवांटेज ये है कि चाइना के पास इस वक्त $4 ट्रिलियन से ज़्यादा की डॉलर डिनोमिनेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इस तरह चाइना जो है एक्चुअली वो डॉलर का सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है। अच्छा, अब इस डी लिंकेज जो है इसकी जो मुझे थोड़ी सी समझ आती है वो ये आती है कि हो ये रहा है गालिबन कि अमरीकी अब इस चीज़ का ज़हन बना चुके हैं कि उन्होंने उनके लिए बेसिकली डॉलर के रिजर्व करेंसी का स्टेटस जो है इसको बहुत लंबे अरसे तक शायद इस तरह मैनेज करना मुमकिन ना हो। दूसरा ये है कि उनके ख्याल में डॉलर के बहुत मजबूत होने की वजह से, और उसकी वजह ये कि क्योंकि डॉलर रिजर्व करेंसी है तो दूसरे हर मुल्क को ज़रूरत है कि वो डॉलर ख़रीद कर या डॉलर की सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट ख़रीद कर अपने पास रखे, क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रेड की सेटलमेंट में इस्तेमाल होती हैं। तो उस वजह से डॉलर के ऊपर डॉलर की कीमत जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा रहती है। उस ज़्यादा रहने का अमरीकी जो लोग हैं और अमरीकी जो पॉलिसी साज हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो सदर ट्रंप की सोच से मुताबिकत रखते हैं और जिनके ख्याल में अमेरिका की इंडस्ट्रियल ग्लोरी को दोबारा रिस्टोर होना चाहिए, और अमेरिका की जो बेसिकली लोगों की मुलाजमतें हैं और प्रोडक्टिविटी है वो सारी की सारी जो है वो चीन शिफ्ट होती जा रही है और दूसरे में शिफ्ट होती जा रही है। तो उनके नज़दीक ये बड़ा ज़रूरी है कि अमेरिका में उस चीज़ को बहाल किया जाए, और उनके ख्याल में एक डॉलर का बहुत मजबूत होना और रिजर्व करेंसी स्टेटस होना ये शायद अमेरिका की इंटरनल इकोनॉमी और प्रोडक्टिविटी के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, अब ज़ाहिरी सी बात है कि ये थिंकिंग तो है, लेकिन ये मामला इतना सादा है नहीं। उसकी वजह ये कि आप ओवरनाइट इस चीज़ को रिवर्स नहीं कर, मतलब ग्लोबल रिजर्व करेंसी को आप ओवरनाइट रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ये जब भी होगा ये ग्रेजुअल होगा। उससे जो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा होता है, ख़ास तौर पे पिछले एक हफ़्ते के अंदर अमेरिका के अंदर से पॉलिसी साज़ों के बयानात और फिर अमेरिका के कुछ करीबी इत्तेहादियों मसलन बरतानिया के और यूरोपियन यूनियन के किए गए कुछ इक़दामात से नज़र कुछ ऐसे आता है कि गालिबन अमेरिका डॉलर की कीमत में ग्रेजुअली कुछ कमी का इरादा रखता है। जब वो ग्रेजुअली कमी होगी तो ज़ाहिर सी बात है कि डॉलर की अट्रैक्टिवनेस पे फ़र्क पड़ेगा,
और वो ममालिक जिनके रिजर्व डॉलर में हैं उनको इससे नुकसान होगा, लेकिन उसके बदले में और वो उसके बदले में शायद आगे चलकर डॉलर पर अपना इन्हिसार कम भी करें। लेकिन उसके बदले में होगा ये कि सस्ता डॉलर जो है वो अमेरिका को रसाई देगा कई मंडियों तक जो वो लूज कर चुका है, और ख़ास तौर पे वो अमेरिका के अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज आती हैं उनको रोकने में मददगार साबित होगा, जिससे एक्चुअली इकोनॉमी को रिवाइव करने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ें जब लोकली बनना शुरू होंगी या वो सर्विसेज जो हैं वो लोकली आना शुरू होंगी तो उससे होगा ये कि अमेरिका में प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोबारा शुरू होगी और उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और ये बहुत बड़ा मसला है अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में को 32% श्रिंक कर गया है जीडीपी कोविड की वजह से। जैसे हमने पहले कहा था कि कोविड एक्चुअली वो एक्सेलरेटर है जो चीज़ों को उस डायरेक्शन में बड़ी तेज़ी के साथ लेकर जा रहा है, जिसमें शायद वो पहले कुछ स्लो पेस पे जाती। अच्छा, अब ये हांगकांग का जो ऐलान है ये भी इसके बाद होगा ये कि अमेरिका ये भी चाहता है कि चीन के लिए जो आलमी ट्रांजैक्शंस हैं जिनका अभी भी 2/3 हिस्सा डॉलर डिनोमिनेटेड है वो करने में मुश्किलात हो। लेकिन अमेरिका साथ इस चीज़ के बारे में भी माइंडफुल है कि चाइना जो है वो इस वक्त 1 ट्रिलियन से ऊपर की तो यूएस ट्रेजरीज का खरीदार है। तो अगर किसी टाइम पर चाइना इन यूएस ट्रेजरीज को बड़ा स्पीडीली ऑफलोड करना शुरू कर देता है और से कि यूएस ट्रेजरी का कोई ऑक्शन है जो आगे चलकर फेल हो जाता है, तो अमेरिका के लिए इसमें बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा अब बहरान शदीद हो जाएगा। और उसी बहरान को गालिबन एंटिसिपेट करते हुए अमेरिका ग्रेजुअली शायद चाहता है कि डॉलर को थोड़ा सा टेपर डाउन कर दिया जाए, और ताकि मार्केट को ऑलरेडी सिग्नल मिल जाए कि चीज़ें जो हैं डॉलर के मामलात में वो शायद अब उस तरह नहीं होंगी जैसे हुआ करती हैं। और हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अमेरिका इससे पहले भी 2 दफ़ा डॉलर को टेपर डाउन कर चुका है और उसके बाद भी इसकी मईशत ने इस झटके को ना सिर्फ सहार लिया था बल्कि उसके एक्चुअली अमेरिका की मईशत पर मुस्बत असरात ही मुरतब हुए थे। पहले ही 1932-33 में जब सदर रूजवेल्ट ने डॉलर से डीलिंग किया, फिर 1971 में जब सदर निक्सन ने डॉलर से डीलिंग किया, उसके बाद ख़ासतौर पर 71 के बाद को 8-10 साल का टर्मोइल आया था, लेकिन उसके बाद एक्चुअली डॉलर का जो रिजर्व स्टेटस है वो कंसोलिडेट हो गया था। लेकिन 32-33 के बाद तो क्योंकि अमेरिका की प्रोडक्टिविटी अरूज पर थी, इसलिए उसके बाद तो अमेरिका के एक्चुअली दूसरी जंग अजीम और उसके बाद के जो 2-3 दहाइयाँ हैं वो तो अमेरिका के डोमिनेंस का दौर था। तो तवक्को शायद अमेरिका के पॉलिसी साजों को यही है कि अगर वो इस तरह करेंगे तो शायद वो डॉलर का जो इनएविटेबल ग्लोबल डोमिनेंस है उसको कर्टेल कर सकें, और अगर कर्टेल ना भी कर सकें तो होगा ये कि ये एक सॉर्ट ऑफ मैनेज्ड क्रैश लैंडिंग होगी रादर दैन के एक अब्रप्ट जिटरी क्रैश लैंडिंग हो। इसमें अब चीन के लिए जो मसला आएगा वो ये आएगा कि उसको बहुत सोच समझ के ये फैसला करना पड़ेगा कि वो ये जो अमेरिकी डॉलर की कीमत में अगर आगे चलकर कमी होती है तो उससे चीन के ऊपर 2 असरात होंगे। पहला तो ऑफ कोर्स ये कि उसकी एक्सपोर्ट्स कम कंपेटिटिव हो जाएंगी अमेरिका के मुकाबले में, या अमेरिका की मंडी तक उसकी रसाई पे फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि चीन अगर से ट्रेजरीज का मतलब बहुत बड़ा बायर है, तो अगर डॉलर कम होगा तो उनकी वैल्यू भी थोड़ा सा नीचे जाएगी। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली चीन ने को 3-4 साल पहले बड़ा एक्सटेंसिवली अपने रिजर्व्स को डॉलर से दूसरी चीज़ों में ख़ास तौर पर गोल्ड में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया था। तो चीन के जहन में ये भी गालिबन कुछ तैयारी मौजूद है कि अगर किसी टाइम पर डॉलर टोटली क्रैश भी कर जाए तो उसके पास को थोड़ा सा बफर मौजूद हो जहाँ से वो अपने आप को असर्ट कर सके। चीन का सबसे बड़ा एडवांटेज इस वक्त ये है कि जो ग्लोबल प्रोडक्शन है उसका पावर हाउस है इस वक्त वो, और प्रोडक्शन जो है रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सबसे क्रिटिकल चीज़ होती है किसी भी इकॉनमी के लिए। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि दूसरी जंग अजीम ने बहुत से मुल्कों को की मईशतों को बिल्कुल ही उजाड़ कर रख दिया था। ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा नुकसान जिन 2 मुल्कों को हुआ था वो जापान और जर्मनी से। लेकिन क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी बेस, ह्यूमन रिसोर्स और जो बेसिकली इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन है वो इंटैक्ट था, इसलिए जैसे ही दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई इन्होंने दोबारा सालों के अंदर ना सिर्फ अपना पुराना ग्लोरी रिटेन की बल्कि उसको सरपास भी किया और मतलब ग्लोबली डोमिनेंट पावर हाउस बन के उठे। मतलब जापान आज भी अपनी महदूद आबादी के बावजूद, अपने महदूद रकबे के बावजूद दुनिया की 4थी बड़ी मईशत है। सिमिलरली जर्मनी जो है वो EU का
न्यूक्लियस है जो अभी मतलब बहसीत मजमूई शायद सबसे बड़ी मंडी है दुनिया की। तो चीन के पास एडवांटेज ये है कि वो इकोनॉमिक पावर हाउस है। चीन के पास एडवांटेज ये है कि उसके पास इकोनॉमिक ग्रोथ का मोमेंटम है। चीन के पास एडवांटेज ये है कि अल्टीमेटली आगे की जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं वो ये दिखा रहे हैं कि डोमिनेंस एक्चुअली जो है वो चीन की तरफ ही टिल्ट करती नज़र आ रही है। जो ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर है वो ग्रेजुअली चीन की तरफ मूव करता ही नज़र आ रहा है। प्रोडक्टिविटी में भी, इवन अब तो रिसर्च एजुकेशन में भी, मतलब अगर आप कोविड की वैक्सीन्स देखें तो उसमें जो 2 वैक्सीन इस वक्त सबसे आगे हैं एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स के ऊपर, वो दोनों का ताल्लुक चीन से है। और तीसरी एक वैक्सीन अमरीकी है। उसके अलावा बाकी सब वैक्सीन्स अभी इनसे रिलेटिवली पीछे हैं। फिर जिस तरह चीन ने कोविड को ट्रैक किया, जिस तरह उसको काबू किया, वो भी बाकी बहुत से मुल्कों से बहुत बेहतर अपनी बहुत बड़ी आबादी के बावजूद। तो जो मोमेंटम है सारे का सारा वो इस वक्त तब तो चीन के साथ नज़र आता है। लेकिन अमेरिका जो है उसके रवैये पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आगे चलकर मामलात किस तरफ को जाते हैं। और मेरे ख्याल में 3 पॉसिबल सिनेरियो हैं पोटेंशियली डॉलर के हिसाब किताब में। पहला तो ये है कि अमेरिका और चीन जो है ये टोटल कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जाएं और उस कॉन्फ्रंटेशन के नतीजे में वो जिसको हम बोलते हैं कि बैगर द नेबर की अप्रोच पे दोनों चलना शुरू करें। उसमें ऑफ कोर्स दोनों का नुकसान होगा, दुनिया की मीशत का भी नुकसान होगा, टर्मोइल बहुत ज़्यादा होगा और इवेंचुअली शायद उसके आखिर में डॉलर किसी स्टेज पर अब्रप्टली क्रैश कर सकता है। दूसरी सूरत यह है कि इसको ग्रेजुअली इसी तरह चलने दिया जाए। चीन अपने हल्का असर में आहिस्ता आहिस्ता रेमनबी डिनोमिनेटेड जो बेसिकली डेट मार्केट्स क्रिएट करे ग्लोबली, और इस तरह इवेंचुअली दुनिया जो है वो ग्रेजुअली 2 इकोनॉमिक सिस्टम्स में कन्वर्ट कर जाए। एक चीन का सिस्टम हो और एक अमेरिका का सिस्टम हो और एक उसके बाद तीसरा ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन का सिस्टम भी हो। लेकिन इस अप्रोच के साथ सिर्फ एक मसला है और वो मसला ये है कि जब भी ये अप्रोच इख्तियार की जाती है, भले वो माशी हवालों से की जाए, भले वो सियासी हवालों से की जाए, इवेंचुअली जो फ्लैश पॉइंट हैं वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेकर जाते ही जाते हैं। मसलन मैं उसकी मिसाल देता हूँ, चीनी असर नफूस के मुल्कों में और अमरीकी असर नफूस के मुल्कों में कुछ मुल्क तो ऐसे होंगे जो सर्टन होंगे कि ये मुल्क अमेरिका के साथ है और ये मुल्क चीन के साथ है। कुछ मुल्क होंगे बीच में जो हाइब्रिड होंगे और इम्पॉर्टेंट होंगे। मसलन आपस की बात है, पाकिस्तान उसमें शायद सबसे ज़्यादा रेलेवेंट मुल्क है। बांग्लादेश उसमें एक रेलेवेंट मुल्क होगा। मशरिक़ बईद के कई ममालिक जो हैं, मलेशिया और सिंगापुर, और ये काफ़ी रेलेवेंट मुल्क होंगे इस तरह के फ्लैश पॉइंट बनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर चीन और अमेरिका दोनों का असर नफूज है और दोनों ये चाहेंगे कि ये उनके हल्का असर में, उनके माशी और सियासी निज़ाम के नीचे आ जाएं। वैसे ही जैसे जब बायपोलर वर्ल्ड था तो जो मुल्क थे वो कुछ सोवियत यूनियन के हल्के असर में आते थे, कुछ अमेरिका के में, और जो बेसिकली फ्लैश पॉइंट के मुल्क थे जिस तरह अफगानिस्तान था या पोलैंड था या सेंट्रल अमेरिका के कई ममालिक थे, इनके बारे में दोनों मुल्क कोशिश करते थे कि वो अपना मसल फ्लेक्स करते हुए इनको अपने हल्के असर में लाएं और दूसरे को यहाँ से बेसिकली निकाल दें। तो अभी शायद मतलब जंगी हवालों से भी हो सकता है, इवेंचुअली चीज़ें उस तरफ को जा सकती हैं, लेकिन माशी हवालों से तो ज़रूर अगर ये दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन आने के चांसेस हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ वो है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि चीनी इंक्लाइंड है ज़्यादा। शायद किसी स्टेज पर अमेरिकी भी उसको कंसिडर करने पर तैयार हो जाएं, और वो ये है कि मुल्कों के दरमियान जो ट्रांजैक्शंस हैं या ब्लॉक्स के दरमियान जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए स्पेशल ड्राइंग राइट्स का जो IMF का सिस्टम है उससे मिलता जुलता कोई निज़ाम कायम किया जाए, और जो अल्टीमेटली ट्रांजैक्शंस हैं वो उसमें सेटल की जाएं, और बाकी हर एक जो है वो अपने अपने हल्के में या अपने अपने मुल्क में अपनी अपनी करेंसियों से काम चला लें। या फॉर इंस्टेंस अगर कोई चीनी ब्लॉक है तो वो रेमनबी डिनोमिनेटेड ट्रेड में आ जाए, और अमेरिकी ब्लॉक है तो वो डॉलर डिनोमिनेटेड में आ जाए, और EU है तो वो यूरो बेस्ड में आ जाए। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा इशू होगा वो ये होगा कि दुनिया ने आज तक इस तरह की ग्लोबल करेंसी का कोई एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, और जब ये ग्लोबल करेंसी का एक्सपेरिमेंट होगा तो बहुत सी चीज़ें जो रोड ब्लॉक बनकर उसमें आएंगी वो ये होंगी। फॉर इंस्टेंस कि SDR जो है, आया वो एक फिएट फ्री फ्लोटिंग करेंसी होगी या उसको किसी एसेट के साथ
बैक किया जाएगा, क्योंकि बड़ा क्रिटिकल डिसीजन इसलिए होगा क्योंकि ये डिटरमिन करेगा कि उसके बाद क्रेडिट की ग्लोबल ट्रेड के अंदर और आपके जो डेट है उसकी और कैपिटल की ग्रोथ किस रेट पर हो सकती है। क्योंकि अगर ये किसी एसेट को बैक करता होगा तो ऑफ कोर्स ये एक लिमिटेशन आ जाएगी मॉनेटरी ग्रोथ के लिए। अब उसके रूल्स क्या होंगे अगर आपने इसको ओवरकम करना है। और अगर ये बेसिकली एसेट को बैक नहीं करता है तो फिर कौन इस चीज़ का अल्टीमेटली फैसला करेगा कि दुनिया में कितना पैसा फेंकना है और कितना खींच लेना है। और आया आपको 5, 10, 15 जो ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट हैं इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी के, जो आईएमएफ के बोर्ड को या आईएमएफ की डिसीजन मेकिंग बॉडी को या इस तरह की जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी बनती है उसको चला रहे होंगे, उनके हाथ में आप दुनिया की पूरी मईशत का निज़ाम दे सकते हैं। और आया मुल्क कंफर्टेबल होंगे इस तरह की अथॉरिटी को डेलीगेट करने में, ये एक बड़ा अहम सवाल होगा। आगे चलकर क्या होता है वो देखते हैं, क्योंकि फ्रैंकली इस सारे मामले में किसी न किसी स्टेज पे अगर मामला बिगड़ जाते हैं तो शायद इस चीज़ का काफ़ी एहतमाल है कि जो मामला बड़ी तेज़ी के साथ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि ये ट्रांजेक्शन्स जो हैं बेसिकली वो जिसको कहते हैं ना, पहली गोली चलने के बाद या पहला मूव के बाद इस वोलेटिलिटी में सारे प्लान जो हैं वो बेसिकली फिर कोई प्लान नहीं रहते, फिर जो इवेंट हैं वो अपना मोमेंटम खुद बनाया करते हैं। दूसरी चीज़ जिस पे हमने आज बात करनी है वो पाकिस्तान की मईशत है। अच्छा, पाकिस्तान की मईशत में अच्छी चीज़ है कि हुई कि जो टैक्स कलेक्शन है वो बेसिकली जुलाई में उसने अपने हदफ को पार किया। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हुकूमत ने गैस और बिजली के ऊपर एक्सटेंसिव टैक्सेशन की है और उससे पूरा हुआ है। फ्रैंकली अगर इसका इम्पैक्ट आप निकाल दें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के हालात अभी भी बुरे हैं। उसका सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट ये है कि आप मार्केट्स में निकल जाएं, आपको वहाँ ख़रीदारी से, दुकानदारों का जो फीडबैक है उससे सब पता चल जाएगा कि इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस तो सीरियसली नहीं है। और इसमें फ्रैंकली कोविड रिलेटेड इकोनॉमी में अगर ट्रांजैक्शंस नहीं है तो ये हुकूमत का कसूर नहीं है। मतलब ये हुकूमत की जिम्मेदारी ये होगी कि वो इस चीज़ को रिवाइव किस तरह करती है। वहाँ अभी तक शॉर्ट कमिंग नज़र आ रही है। जो हमने कहा था कि डायरेक्ट कैश डिसबर्समेंट्स की ज़रूरत है वो उस तरह नहीं हो रही है। कुछ एफर्ट नज़र आई है हुकूमत की तरफ से इस चीज़ पे कि हुकूमत का साइज़ कम किस तरह किया जाए, लेकिन उसमें भी फ्रैंकली जो सबसे बड़ी गलती की जा रही है वो ये की जा रही है कि पेंडेमिक के बीच में जब आपने डिमांड को सस्टेन करना है, हुकूमत लोगों को फायर कर रही है। अगर हुकूमत ने डाउन साइजिंग करनी भी है तो उसको पेंडेमिक के बीच में डाउन साइजिंग नहीं करनी चाहिए थी। एक और चीज़ जिसका हुकूमत ने ऐलान किया है वो इसकी कंस्ट्रक्शन स्कीम है। कंस्ट्रक्शन में एमनेस्टी भी है एक तरह से, कि कोई पूछगछ नहीं होगी कि आपके पैसे कहाँ से आए हैं। अच्छा, अब उसमें आपको रियल एस्टेट की एक्टिविटी नज़र आ रही है। अब ये जो रियल एस्टेट की एक्टिविटी नज़र आ रही है इसकी वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर फ्रैंकली अभी तक मैं कोई फाइनल ओपिनियन कायम नहीं कर सका हूँ। आया क्योंकि लोगों के पास कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है तो इसलिए वो पैसे रियल एस्टेट में पार्क करके तवक्को कर रहे हैं कि उनकी वेल्थ स्टोर रहेगी, या जो एक्सपर्ट बहुत से पाकिस्तानी अपनी नौकरियां जिनकी चली गई हैं वो अपनी जमा पूंजी लेके वापस आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें, या जिस तरह अच्छे वक्तों में हुकूमत खुद, और ये पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में होता है, कि हुकूमत मार्केट को सस्टेन करने के लिए इनडायरेक्टली अपने वहीकल्स के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट कराती है और उससे एक तरह से कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है और काम आगे चलना शुरू हो जाता है। वजह वो है, वजह बहरहाल जो भी हो, ये इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि अगर तो ये इन तीनों में से कोई चीज़ है तो फिर शायद ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है जो इसको बैक कर सके, इस मोमेंटम को लेके जा सके। तो जहाँ कहीं भी वो म्यूज़िकल चेयर में म्यूज़िक बंद होगा, और इस दफ़ा शायद वो रिलेटिवली थोड़ा सा जल्दी बंद हो जाएगा अगर वजूहात ये तीन है तो वहाँ पर ये सारे का सारा जो मामला है ये फिर चौपट हो सकता है। और एक और चीज़ जो परेशानी की है वो ये है कि हुकूमत ने करंट अकाउंट डेफिसिट तो कम हो गया है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मई और जून में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं। और मई और जून के रिकॉर्ड रेमिटेंसेस की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह यही है कि वो पाकिस्तानी जिनको बैरून मुल्क मुलाजमतें ख़त्म हो गई हैं और उनको आगे भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, वो वापस आना चाह रहे हैं। जब ये लोग वो वापस आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं और अपनी जमा पूंजी सेविंग जितनी भी वहाँ है उसको पाकिस्तान वापस लेके आ रहे हैं। मेरे ख्याल में रेमिटेंसेस की स्पाइक की कोई और रीज़न रैशनल नज़र नहीं आती, और ये बड़ी परेशान कौन बात है। हुकूमत को इस चीज़ को फैक्टर इन करना चाहिए, इसके बारे में प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि इससे अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल अनरेस्ट मज़ीद बढ़ने का
एहतमाल है, और ज़्यादा बड़ा उसका मसला ये है कि गोइंग फॉरवर्ड इसके रेमिटेंसेस के ऊपर बुरे असरात मुरतब होंगे, जो करंट अकाउंट के लिए एक मसला है। बाकी चीज़ों पर अगले पॉडकास्ट में बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।